नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपने बच्चों को आज जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, स्कूलों में किताबों के बोझ तले, क्या वो सच में उनके जीवन के लिए सबसे सही रास्ता है? क्या हम उन्हें एक सोचने समझने वाला, खुशमिजाज और जिम्मेदार इंसान बना रहे हैं, या बस ऐसा व्यक्ति जो समाज के बनाए नियमों को बिना सवाल किए मानता चला जाए? अब जरा सोचिए, क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जहां बच्चे जिंदगी से, अनुभवों से, प्रकृति से और खुद से जुड़कर सीखें? आज हम आपको एक ऐसी ही क्रांतिकारी किताब से परिचित कराने जा रहे हैं, एमिल या शिक्षा पर एक ग्रंथ, जिसे लिखा है महान विचारक जीन जैक्स रूसो ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शिक्षा, इंसान और समाज को देखने का एक नया नजरिया है। चूंकि इसमें दिए गए विचार बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, इसलिए हमने इस ऑडियो बुक को अलग अलग भागों में तैयार किया है, ताकि आप हर हिस्से को आराम से सुन सकें, सोच सकें और उससे जुड़ सकें। यह किताब सिर्फ बच्चों की परवरिश के बारे में नहीं है, यह हम सब के बारे में है। आपकी सोच, मेरे सवाल और हमारे समाज के भविष्य के बारे में है। तो चलिए, अपने मन के दरवाजे खोलिए और मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर चलिए। एक ऐसा सफर जो शायद आपकी शिक्षा, परवरिश और जीवन को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए बदल दे। शुरुआत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, प्रकृति की पुकार, शिक्षा का असली मतलब। चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद सरल लेकिन गहरे सवाल से। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वो कैसा होता है? क्या वो अच्छा होता है, बुरा होता है, या एक खाली स्लेट की तरह जिस पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं? जीन जैक्स रूसो, इस किताब के लेखक, इस सवाल का एक ऐसा जवाब देते हैं जो न सिर्फ उस समय बल्कि आज के जमाने के लिए भी एक क्रांतिकारी सोच है। रूसो कहते हैं, हर बच्चा स्वभाव से अच्छा, पवित्र और निष्कलंक पैदा होता है। उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती। उसका मन एक शांत झील की तरह होता है। उसकी आत्मा एक बहते झरने की तरह निर्मल और शुद्ध होती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर हर बच्चा अच्छा पैदा होता है, तो दुनिया इतनी भरी हुई क्यों है नफरत, लालच, हिंसा और भेदभाव से? इसका जवाब भी रूसो के पास है, समाज। रूसो कहते हैं कि इंसान जन्म से अच्छा होता है, लेकिन समाज की बनाई हुई संस्थाएं, उसके नियम, उसकी परंपराएं और उसकी अपेक्षाएं धीरे धीरे उस बच्चे की प्राकृतिक अच्छाई को छीन लेती हैं। जरा सोचिए, झूठ बोलना कौन सिखाता है? लालच करना, होड़ करना, जलन रखना, ये सब कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारे स्कूल और कभी-कभी हम खुद। रूसों के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ बच्चे के दिमाग में जानकारी भरना नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है उस बच्चे की अंदरूनी अच्छाई को बचाए रखना। उस मासूम बीज को एक माली की तरह ऐसा माहौल देना जिसमें वह खुद खिल सके। माली बीज में फूल नहीं डालता, वो सिर्फ उसे धूप, मिट्टी और पानी देता है, और फिर वो बीज अपने समय पर फूल बन ही जाता है। तो दोस्तों, रूसो हमें याद दिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं, उन्हें समझना और उनके भीतर की अच्छाई को संरक्षित करना, यही असली शिक्षा है। दोस्तों, रूसो की शिक्षा प्रणाली का सबसे अनमोल विचार यह है कि शिक्षा का काम बच्चे को बदलना नहीं, बल्कि उसके अंदर जो अच्छाई पहले से मौजूद है, उसे निखरने का मौका देना है। रूसो इसे कहते हैं प्राकृतिक शिक्षा। यह विचार उस समय की पारंपरिक शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ था। उस जमाने में बच्चों को एक छोटा वयस्क मान लिया जाता था। उन्हें सख्त अनुशासन में रखा जाता, किताबें रटवाई जाती और समाज के तौर तरीके थोपे जाते। उनसे यह उम्मीद की जाती कि वे जैसे जैसे बड़े हों, वैसे ही वैसे समाज के सांचे में ढल जाएं। लेकिन रूसो ने कहा, यह सब गलत है। एक बच्चा बच्चा होता है, उसे बच्चा ही रहने दो। उसे अपनी गति से चलने दो, गिरने दो, फिर से उठने दो। उसे किताबों से पहले जिंदगी को छूकर, महसूस करके सीखने दो। रूसो मानते थे कि अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित हो, तो वो ना सिर्फ बेहतर सीखेगा, बल्कि एक नैतिक, संवेदनशील और मजबूत इंसान भी बनेगा। रूसो हमें एक और बहुत जरूरी बात समझाते हैं। हम अक्सर बच्चे के आज को उसके भविष्य के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। हम कहते हैं, ये सीख लो, आगे काम आएगा, और इसी सोच में हम उसका बचपन छीन लेते हैं। लेकिन रूसो कहते हैं, अगर बच्चा अपना बचपन पूरी तरह से जिएगा,
तभी उसका भविष्य सचमुच उज्जवल हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी रूसो दूर करते हैं। प्राकृतिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बच्चे को जंगली बना दो, बल्कि इसका अर्थ है उसे एक ऐसा वातावरण देना जो उसे समाज की दिखावटी और प्रदूषित सोच से बचाए और जहां वह अपनी इंद्रियों और अनुभवों से खुद सीख सके। यह शिक्षा एक तरह से नकारात्मक शिक्षा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे कुछ सिखाएं ही नहीं, बल्कि यह कि हम कुछ भी गलत या जबरदस्ती ना सिखाएं। उसे सिर्फ उपदेश देने के बजाय ऐसे अनुभवों से गुजारो कि वह खुद सही गलत समझ सके। जैसे उसे मत कहो कि चोरी करना पाप है, बल्कि ऐसी स्थिति आने दो जहां उसकी कोई प्रिय चीज चोरी हो जाए। और जब वो उस तकलीफ को महसूस करेगा, तब उसे सच्चे अर्थों में समझ आएगा कि चोरी क्या होती है। इस अध्याय में रूसो एक काल्पनिक पात्र एमिल की परवरिश की कल्पना करते हैं। एमिल एक अमीर और स्वस्थ बच्चा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सही परवरिश के लिए किसी विशेष जाति, वर्ग या समाज की जरूरत नहीं है। रूसो खुद एमिल के शिक्षक बनते हैं और उसे शहर की भीड़-भाड़, दिखावे और बनावटी जीवन से दूर एक गांव में ले जाते हैं, जहां से शुरू होता है प्राकृतिक शिक्षा का असली सफर। दोस्तों, अब बात करते हैं रूसो के पहले और सबसे अहम सिद्धांत की, बच्चे की आजादी। रूसो कहते हैं, बच्चे को खुलकर जीने दो, उसे आजाद रहने दो, उसे तंग कपड़ों में न कसो, उसे पालने में न कैद करो, उसे जमीन पर रेंगने दो, चलने की कोशिश करने दो और हाँ, गिरने भी दो। क्यों? क्योंकि जब वो गिरेगा, तभी तो उठना सीखेगा। जब वो चीजों को छुएगा, तभी तो उनकी बनावट, उनकी प्रकृति को समझ पाएगा। अब जरा सोचिए, आज के दौर में हम अपने बच्चों को कितना रोकते टोकते हैं। वहां मत जाओ, उसे मत छुओ, गंदे हो जाओगे, साफ सुथरे रहो। हमारी ये सारी चिंताएं, डर और सुरक्षा की अति उसके स्वाभाविक विकास में एक दीवार बन जाती है। रूसो कहते हैं, हम बच्चे को बचाने के चक्कर में उसे कमजोर बना देते हैं। वह मानते हैं कि प्रकृति ही बच्चे की सबसे अच्छी शिक्षक है। भूख, प्यास, तकलीफ, गिरना, चोट लगना, ये सब छोटे छोटे सबक हैं जो बच्चे को जीवन के लिए तैयार करते हैं। अगर हम हर बार उसके रोने पर दौड़कर उसे चुप कराने लगें या हर बार गिरने पर गोदी में उठा लें, तो हम उसके शरीर और भावनाओं को समझने की क्षमता ही छीन लेंगे। तो दोस्तों, इस पहले सिद्धांत का सार क्या है? सार ये है, शिक्षा की शुरुआत बच्चे को बदलने से नहीं, बल्कि उसे समझने से होती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बच्चा अपने आप में एक पूर्ण अस्तित्व है, एक संपूर्ण आत्मा, और हमारा काम है सिर्फ एक संरक्षक का, एक पहरेदार का, जो बस यह सुनिश्चित करे कि बच्चा समाज की बुरी हवाओं से बचा रहे और अपने भीतर की अच्छाई में खिलता रहे। हमें बच्चे पर भरोसा करना सीखना होगा, उसकी क्षमताओं पर, उसकी स्वाभाविक अच्छाई पर और उस महान शिक्षक, प्रकृति के सिखाने के तरीके पर। हमें बच्चे को एक परियोजना की तरह नहीं देखना चाहिए, जिसे हमें अपने मन मुताबिक बनाना है, बल्कि एक पौधे की तरह देखना चाहिए, जिसे बस पानी, धूप और देखभाल चाहिए होती है। और फिर वो अपने समय पर, अपने तरीके से खुद खिलता है। और दोस्तों, यही विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे हमारे बच्चे स्क्रीन में उलझे हों या स्कूल के बोझ में झुके हों, उन्हें सबसे पहले चाहिए आजादी। दोस्तों, आज के इस तेज, भाग दौड़ भरे और प्रतिस्पर्धा से भरे युग में, जहां हम अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से ही कोचिंग क्लास, एक्टिविटीज और दौड़ में झोंक देते हैं, रूसो हमें एक पल रुकने, ठहर कर सोचने की चुनौती देते हैं। क्या हम एक खुश, संतुलित और संवेदनशील इंसान बना रहे हैं, या फिर एक ऐसा यंत्र जो बस अच्छे नंबर लाना, आगे निकलना और दूसरों को पीछे छोड़ना जानता है? क्या हमारी शिक्षा बच्चे के भीतर की अच्छाई, उसकी जिज्ञासा, उसकी भावनाएं, इन सब को निखार रही है, या फिर हम उसे एक ऐसी दौड़ में धकेल रहे हैं जहां जीत ही एकमात्र लक्ष्य बन जाए? ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब शायद कोई किताब सीधे नहीं देती, लेकिन रूसो एक दिशा जरूर दिखाते हैं। एक ऐसी दिशा जो हमें प्रकृति की ओर, बच्चे के असली स्वभाव की ओर वापस ले जाती है। लेकिन यहां एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर बच्चे को इतनी आजादी देंगे, तो क्या वो अनुशासनहीन नहीं बन जाएगा? अगर उसे समाज से कुछ समय के लिए अलग रखेंगे, तो वो समाज में रहना कैसे सीखेगा? और सबसे अहम बात, बचपन के वे शुरुआती साल,
जब बच्चा बस रोता है, महसूस करता है, बात नहीं कर पाता, उस वक्त उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम एमिल के जीवन के पहले चरण यानी शैशवावस्था इन्फेंसी की दुनिया में कदम रखेंगे। हम जानेंगे कि रूसो के अनुसार एक शिशु की परवरिश कैसी होनी चाहिए ताकि वह भीतर से मजबूत हो, भावनात्मक रूप से संतुलित हो और जीवन के हर पड़ाव में खुद पर भरोसा करने वाला इंसान बन सके। चैप्टर 2 शैशव अवस्था, जीवन की पहली पाठशाला, जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की उम्र तक। दोस्तों, अब हम एमिल के जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे रूसो सबसे निर्णायक मानते हैं, शैशवावस्था, यानी जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक का समय। रूसो के अनुसार यह नींव का पत्थर है। जो कुछ भी इस समय बच्चे के साथ होता है वो उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। और अफसोस की बात यह है कि यहीं पर हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत, शारीरिक स्वतंत्रता। रूसो कहते हैं, बच्चे को खुलकर हिलने डुलने, घूमने फिरने, खेलने कूदने दीजिए। उसे चलने की कोशिश करने दीजिए, गिरने दीजिए, क्योंकि जब वह गिरेगा तभी तो उठना सीखेगा। दूसरा मूल स्तंभ, मां का दूध। सिर्फ पोषण नहीं, भावनात्मक रिश्ता। रूसो इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे को उसकी अपनी मां का दूध मिलना चाहिए। उस समय फ्रांस के अमीर घरों में यह प्रचलन था कि बच्चों को धाई मां को सौंप दिया जाता था ताकि असली मां की सुंदरता, सामाजिक जीवन या सुविधा पर असर न पड़े। लेकिन रूसो ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। वे कहते हैं, मां का दूध पिलाना केवल शरीर का पोषण नहीं है, यह एक भावनात्मक बंधन है। यह वह पहला स्पर्श है जहां से प्यार, सुरक्षा और अपनेपन की नींव रखी जाती है। जब एक बच्चा मां की गोद में होता है तो वह सिर्फ दूध नहीं पीता, वह खुद को दुनिया में सुरक्षित महसूस करता है। यह रिश्ता ही उसके आने वाले सभी सामाजिक रिश्तों का आधार बनता है। रूसो मानते हैं कि परिवार ही समाज की पहली इकाई है और इस इकाई की नींव मां और बच्चे के इस प्राकृतिक रिश्ते से बनती है। अगर यह नींव कमजोर होगी तो पूरा समाज अस्थिर हो जाएगा। आज के दौर में हालात बदल गए हैं। कई माएं नौकरी पर जाती हैं, चुनौतियां अलग हैं, लेकिन रूसो का मूल संदेश आज भी उतना ही सच है। बच्चे के शुरुआती वर्षों में माता पिता की सीधी और प्यार भरी भागीदारी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। तीसरी बात, बच्चे का रोना, उसकी पहली भाषा। रूसो कहते हैं, बच्चा जब रोता है तो वह आपसे संवाद कर रहा है। वह कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वह रोकर अपनी जरूरतें बताता है। भूख, दर्द, असुविधा, डर। इसलिए हमारा काम है उसकी इस भाषा को समझना, ना कि उसे तुरंत चुप कराने की दौड़ में लग जाना। रूसो यहां एक बेहद जरूरी अंतर समझाते हैं, जरूरत और इच्छा में फर्क। अगर बच्चा भूख से रो रहा है तो तुरंत उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर हर बार रोने पर हम उसे गोद में उठा लेते हैं, झुलाते हैं या कोई चीज पकड़ा देते हैं तो हम अनजाने में एक खतरनाक सबक सिखा रहे होते हैं। बच्चा सीख जाता है, रोने से सब कुछ मिल सकता है, और यही से जिद, तानाशाही और संवेदनशीलता की कमी की शुरुआत होती है। रूसो की चेतावनी, असहाय मत बनाओ, तानाशाह भी मत बनाओ। रूसो कहते हैं, अगर आप हर इच्छा तुरंत पूरी करेंगे तो आप एक ऐसा बच्चा तैयार करेंगे जो मानता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसकी सेवा के लिए बनी है। लेकिन जब वह बड़ी दुनिया में जाएगा और वहां उसे हर इच्छा पूरी नहीं मिलेगी तो वो हताश, नाराज और टूटने वाला इंसान बन जाएगा। इसलिए बच्चे को उसकी जरूरतों को समझकर पूरा करो, लेकिन उसकी हर जिद के आगे मत झुको। उसे इंतजार करना, ना सुनना और थोड़ा ठहरना सिखाओ, क्योंकि यही धैर्य का पहला पाठ है जो जीवन में एक मजबूत, संतुलित और समझदार इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। रूसो का एक अत्यंत विचारोत्तेजक सुझाव यह है कि शिशु को प्रकृति के अधिकतम निकट रखा जाए। उसे खुली हवा में सांस लेने दिया जाए, धरती पर खेलने का अवसर मिले और मौसम की सर्दी गर्मी का सीधा अनुभव करने दिया जाए। रूसो मानते हैं कि यदि हम बच्चे को हर समय नियंत्रित तापमान वाले कमरे में अत्यधिक सुरक्षा के घेरे में रखते हैं तो हम अनजाने में उसकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना रहे होते हैं। ऐसे बच्चे मौसम में थोड़े से बदलाव से भी जल्दी बीमार हो सकते हैं। प्रकृति स्वयं एक कुशल शिक्षक है। उसके संपर्क में रहकर बच्चा धीरे धीरे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना सीखता है। इसका उद्देश्य कदापि यह नहीं है कि हम उसे जानबूझकर कष्ट दें,
बल्कि यह कि हम उसे आवश्यकता से अधिक सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति से बचें। अक्सर माता-पिता अपने डर के कारण बच्चे को उन अनुभवों से वंचित कर देते हैं, जो उसके मानसिक व शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। उसे गिरने दीजिए, कभी-कभार चोट लगने दीजिए, क्योंकि जब बच्चा स्वयं उठता है, तो वह अपनी गलतियों से सीखता है। छोटी-छोटी शारीरिक पीड़ाएं उसे सहनशील बनाती हैं और भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करती हैं। रूसो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस आयु में किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा, नैतिक उपदेश या भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में उसका सर्वोत्तम शिक्षक उसका अनुभव है। उसकी इंद्रियां ही उसकी प्रथम पाठशाला हैं। उसे वस्तुओं को देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने दें। यही उसके लिए वास्तविक शिक्षा है। जब वह स्वयं अनुभव करता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, मुलायम है या खुरदरी, तो यह ज्ञान उसकी चेतना में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। यह रटी रटाई जानकारी की तुलना में कहीं अधिक सशक्त और गहरे प्रभाव वाली शिक्षा है। इस पूरे चरण का सार यही है कि शिशु की परवरिश का उद्देश्य उसे एक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना होना चाहिए। उसे शारीरिक स्वतंत्रता दी जाए। उसे मां का सान्निध्य, प्रेम और पोषण मिले। उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करना सीखा जाए और उसे प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह के साथ जीने दिया जाए। उसे एक नाजुक फूल नहीं, बल्कि एक जंगली पौधे की तरह विकसित होने दिया जाए, जो हर मौसम का सामना करने में सक्षम हो। और अब यहां से एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। जब एमिल शैशवावस्था से आगे बढ़ेगा, चलना और बोलना सीख जाएगा, तब उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रूसो के अनुसार 2 से 12 वर्ष की उम्र बचपन का स्वर्ण युग है। इस चरण में बच्चे को क्या सिखाया जाए? क्या अब उसे किताबों का अध्ययन करवाना उचित होगा? क्या अब उसे नैतिकता और सामाजिक व्यवहार के नियम सिखाने चाहिए? या फिर रूसो के पास इस अवस्था के लिए भी कोई अलग, क्रांतिकारी और चौंकाने वाला दृष्टिकोण है? इस रहस्य का उद्घाटन होगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे रूसो के प्रसिद्ध सिद्धांत नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन के पीछे छिपे रहस्यों को। चैप्टर 3, सीखने का उल्टा तरीका, नकारात्मक शिक्षा का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि रूसो शिशु को शारीरिक स्वतंत्रता और प्रकृति के सीधे अनुभवों के जरिए कैसे मजबूत बनाने की बात करते हैं। अब एमिल 2 वर्ष का हो चुका है। वह चलने, बोलने और दुनिया को जानने की गहरी उत्सुकता के चरण में है। यह वह अवस्था है जिसे रूसो प्रकृति की उम्र, एज ऑफ नेचर, कहते हैं, यानी 2 से 12 वर्ष तक का समय। पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो यही वह समय है जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। अनुशासन, नैतिकता और अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन रूसो यहाँ एक बार फिर प्रचलित सोच को चुनौती देते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, 12 वर्ष की आयु तक बच्चे को न तो किताब पढ़ाओ, न नैतिक उपदेश दो और न ही अच्छे बुरे की कोई परिभाषा रटाओ। रूसो इस सिद्धांत को नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, कहते हैं। शब्द नकारात्मक सुनते ही भ्रम हो सकता है कि शायद इसका मतलब बच्चे को कुछ भी न सिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूसो के अनुसार इसका आशय यह है कि बच्चे पर सीधा ज्ञान आरोपित न किया जाए, बल्कि उसे एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें वह अनुभवों के माध्यम से स्वयं सीख सके। रूसो का विश्वास है कि एक बच्चा 12 वर्ष की आयु तक जटिल नैतिक और तार्किक विचारों को सच में नहीं समझ पाता। जब हम एक छोटे बच्चे को ईमानदारी, न्याय या कर्तव्य जैसे शब्दों का अर्थ सिखाते हैं, तो वह उन्हें शब्दों के रूप में तो दोहरा सकता है, लेकिन उनका गूढ़ अर्थ वह न तो महसूस कर सकता है और न आत्मसात कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक 5 वर्ष के बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि झूठ बोलना गलत है, तो आप उसे कहानी सुनाते हैं या डांटते हैं। लेकिन इससे बच्चा यह नहीं समझता कि झूठ बोलना क्यों गलत है। वह सिर्फ यह सीखता है कि झूठ बोलते पकड़े जाना गलत है। नतीजा यह होता है कि वह अगली बार और होशियारी से झूठ बोलेगा ताकि पकड़ा न जाए। नकारात्मक शिक्षा का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। इसमें शिक्षक सीधे तौर पर कोई शिक्षा नहीं देता, बल्कि ऐसे परिस्थितियां निर्मित करता है जहां बच्चा खुद अनुभव से सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि झूठ की वजह से उसका पसंदीदा खेल बिगड़ जाए या कोई दोस्त उसका भरोसा तोड़ दे, तो वह वास्तविक पीड़ा महसूस करेगा। यह सीख जीवन भर उसके साथ रहेगी,
क्योंकि यह ज्ञान उसने खुद अर्जित किया है, किसी के कहने से नहीं। इसी तर्ज पर रूसो यह भी कहते हैं कि बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में किताबों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि किताबें दूसरों के अनुभव होती हैं। जब बच्चा उन्हें पढ़ता है तो वह अपनी आंखों से नहीं, लेखक की दृष्टि से दुनिया को देखता है। इससे उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा कुंठित होती है। रूसो चाहते हैं कि एमिल की पहली और मुख्य किताब प्रकृति हो और उसकी पहली भाषा अनुभव। वह आग को किताब में गर्म नहीं पड़ेगा, बल्कि आग के पास जाकर उसकी तपिश को स्वयं महसूस करेगा, शिक्षक की निगरानी में। वह यह नहीं सुनेगा कि सूरज पूरब से उगता है, वह रोज खुद देखेगा कि सूरज किस दिशा से निकलता है। इस पूरे दृष्टिकोण का सार यह है कि 2 से 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे को बुराई से बचाकर उसे अनुभवों के माध्यम से अपने आप सीखने का अवसर देना है। रूसो का निर्भरता का सिद्धांत, इंसानों पर नहीं, चीजों पर निर्भर रहना सिखाइए। रूसो के अनुसार एक और अहम सिद्धांत है निर्भरता का सिद्धांत। वे कहते हैं कि हमें बच्चों को इंसानों पर नहीं, चीजों पर निर्भर रहना सिखाना चाहिए। इसका अर्थ है कि बच्चा यह समझे कि उसकी सीमाएं किसी व्यक्ति की मनमानी नहीं, बल्कि प्राकृतिक हैं। मान लीजिए बच्चा दीवार पर चढ़ना चाहता है और आप कहें, ऊपर मत जाओ क्योंकि मैंने मना किया है, तो यह एक व्यक्तिगत सत्ता का आदेश बन जाता है। बच्चा इसे एक जिद भरी रोक समझेगा और शायद आपसे नाराज भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है, तुम गिर सकते हो, तो अब यह प्राकृतिक सीमा बन जाती है, कोई मनमानी नहीं। बच्चा इसे सहजता से स्वीकार कर लेगा। ठीक इसी तरह अगर बच्चा कोई महंगा खिलौना मांगता है तो मैं नहीं दूंगा की बजाय यह मेरे पास नहीं है कहना बेहतर है। पहली बात आपकी मर्जी दिखाती है, दूसरी एक सच्चाई। रूसो कहते हैं कि जब बच्चा प्राकृतिक सीमाओं को समझता है तो वह विद्रोह नहीं करता। विद्रोह तो व्यक्तिगत सत्ता के खिलाफ होता है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं। कोई बच्चा इस बात से नाराज नहीं होता कि वह उड़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि यह प्रकृति का नियम है। तो हमें भी अपनी नाक को प्रकृति की तरह निष्पक्ष और स्थिर बनाना सीखना होगा। शिक्षक की भूमिका, एक मूक निर्देशक। अब सवाल उठता है कि नकारात्मक शिक्षा के इस दौर में शिक्षक की भूमिका क्या हो। रूसो कहते हैं, शिक्षक को मंच पर आने की जरूरत नहीं, वह एक मूक निर्देशक की तरह पर्दे के पीछे से काम करता है। वह बच्चे को सीधे उपदेश नहीं देता, बल्कि ऐसा माहौल बनाता है कि बच्चा खुद अनुभवों से सीख सके। शिक्षक का काम होता है बच्चे को खतरनाक चीजों से बचाना, उसकी जिज्ञासा को सही दिशा देना और ऐसा वातावरण बनाना जो सीखने के लिए उकसाए। उदाहरण के लिए, अगर एमिल को दिशाओं का ज्ञान देना है तो शिक्षक उसे नक्शा नहीं देगा, वह उसे जंगल में घुमाने ले जाएगा और जानबूझकर ऐसा रास्ता चुनेगा कि वह थोड़ा भटक जाए। फिर वह एमिल से कहेगा, हमें घर कैसे जाना है, सूरज किस दिशा से उगता है, दोपहर में छाया किस तरफ होती है। इस तरह दिशाओं का ज्ञान अब एक खेल या पहेली बन जाएगा, एक जिंदगी का पाठ। क्या यह तरीका वाकई काम करता है? यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ अनुभवों से बच्चा सब कुछ सीख सकता है? बिना किताबों के क्या उसकी भाषा, सोचने की शक्ति और सामाजिक समझ विकसित हो पाएगी? क्या वह बाकी बच्चों से पीछे नहीं रह जाएगा? और जब यह नकारात्मक शिक्षा का युग 12 साल की उम्र में खत्म होगा, तो फिर क्या? एमिल की अगली शिक्षा क्या होगी? इन तमाम रोमांचक सवालों का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे एमिल अपने अनुभवों को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना सीखता है और प्रकृति की गोद में जीवन के असली पाठ पढ़ता है। चैप्टर 4, अनुभव। सबसे बड़ा शिक्षक। पिछले अध्याय में हमने रूसो की नकारात्मक शिक्षा की चौंका देने वाली अवधारणा को जाना, जहां 12 साल की उम्र तक बच्चों को न कोई किताब पढ़ाई जाती है, न कोई उपदेश दिए जाते हैं, सिर्फ अनुभवों से सीखने का अवसर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये अनुभव आधारित शिक्षा असल में कैसी होती है? रूसो मानते हैं कि इस उम्र में बच्चों का तर्क भले ही पूरी तरह विकसित न हुआ हो, लेकिन उनकी इंद्रियां अत्यंत जागरूक होती हैं। वे दुनिया को छूकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर और छककर समझते हैं। इसीलिए इस चरण की शिक्षा का केंद्र इंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण होना चाहिए। रूसो के लिए एमिल का शरीर ही उसकी पहली प्रयोगशाला है और उसके हाथ पैर उसके पहले औजार।
उसे सब कुछ अपने अनुभव से सीखने का अवसर दिया जाता है। उदाहरण, दूरी का अनुमान। अगर एमिल को दूरी नापना सिखाना है, तो शिक्षक उसे स्केल या फीता नहीं देगा। वह कहेगा, देखो, वह वृक्ष कितना दूर है। क्या तुम बता सकते हो कि वहां तक पहुंचने में कितने कदम लगेंगे? एमिल अंदाजा लगाएगा, दौड़ेगा, गिनती करेगा। शायद पहली बार गलत हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और उसका मस्तिष्क मिलकर सही अनुमान लगाना सीख जाएंगे। यह ज्ञान होगा, रटा रटाया तथ्य नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ अपना सच। एक और सुंदर उदाहरण, संपत्ति का अर्थ। छोटे बच्चों को यह समझाना कठिन होता है कि यह तुम्हारा है, यह मेरा। हम अक्सर डांट कर कहते हैं, यह तुम्हारा नहीं है, इसे मत छुओ। लेकिन रूसो मानते हैं कि यह तरीका बच्चे को विद्रोही और स्वार्थी बना देता है। उन्होंने एमिल को यह पाठ सिखाने के लिए एक अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने बगीचे में एक छोटा सा टुकड़ा एमिल को दे दिया और कहा, जमीन तुम्हारी है, तुम इसमें जो चाहो उगा सकते हो। एमिल खुश हुआ। उसने सेम बोई, रोज पानी दिया, और जब छोटे छोटे पौधे निकले तो वह उन्हें अपना मानने लगा, क्योंकि वह उसकी मेहनत का परिणाम था। लेकिन एक दिन माली ने अनजाने में उन पौधों को उखाड़ दिया। एमिल नाराज हुआ, रोता हुआ आया और शिकायत की, उसने मेरी सेम निकाल दी। रूसो ने माली को बुलाया। माली ने कहा, पर यह जमीन तो मैं पहले ही अपने खरबूजे के बीज के लिए तैयार कर चुका था। अब मेरे बीज नष्ट हो गए। तब पहली बार एमिल को गहराई से समझ आया कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ कब्जे से नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत और परस्पर सम्मान से आता है। यह पाठ कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। यह था अनुभव का वह अमूल्य मोती जो एमिल को जीवन भर याद रहेगा। अब अगला सवाल, क्या 12 साल की उम्र तक किताबों से दूर रहकर बच्चा पीछे नहीं रह जाएगा? जब बच्चा तर्क करना सीखता है, तब क्या उसे किताबें दी जाएंगी? क्या वो दुनिया को समझ सकेगा? रूसो का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जब एमिल किशोरावस्था की ओर बढ़ेगा और शिक्षा का नया द्वार खुलेगा। अध्याय 5, पहली किताब और जिज्ञासा का युग। अब तक हमने देखा कि रूसो ने एमिल को 12 साल की उम्र तक समाज, किताबों और कृत्रिम शिक्षण से दूर रखकर प्रकृति के संपर्क में अनुभवों से शिक्षित किया। इस प्रक्रिया ने उसका शरीर मजबूत किया, इंद्रियां तेज की और उसे प्राकृतिक नियमों की समझ दी। अब एमिल 12 साल का हो चुका है। यह वह उम्र है जिसे रूसो एज ऑफ रीजन, यानी तर्क और सोच की उम्र कहते हैं। अब उसका मस्तिष्क अमूर्त विचारों को समझने, तर्क करने और विश्लेषण करने में सक्षम हो रहा है। यही उसकी शिक्षा का तीसरा चरण है, जो लगभग 15 वर्ष की उम्र तक चलेगा। अब तक की शिक्षा मुख्यतः नकारात्मक थी, यानी बुराइयों और पूर्वाग्रहों से बचाने वाली। लेकिन अब वक्त है सकारात्मक शिक्षा का, उसे उपयोगी और जीवनोपयोगी ज्ञान देने का। लेकिन रूसो का तरीका अभी भी पारंपरिक स्कूलों से बिल्कुल अलग है। वे एमिल को न तो क्लासरूम में बैठाते हैं, न ही कोई किताबें रटाते हैं। वे उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को ही शिक्षक बनाते हैं। रूसो का मानना है कि इस उम्र में बच्चा हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहता है। हमें बस उसकी इसी जिज्ञासा को दिशा देनी है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे को क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना है। तो अब सवाल उठता है, एमिल को अब क्या सिखाया जाए? रूसो का उत्तर स्पष्ट है, वही ज्ञान दो जो उसके लिए व्यावहारिक हो। इस उम्र में बच्चा तभी रुचि लेता है जब उसे उस ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग दिखे। इतिहास की तिथियां या गणना उसे उबाऊ लग सकती हैं, लेकिन अगर आप उसे यह सिखाएं कि एक लीवर कैसे काम करता है या पुली से भार कैसे उठाया जा सकता है, तो वह उसमें उत्साह से डूब जाएगा। उदाहरण के लिए, उसे नक्शा बनाना सिखाने के लिए वे कहते हैं, अपने गांव के आसपास की जगहों का खुद नक्शा बनाओ, दिशा पहचानो, दूरी का अंदाजा लगाओ, सूरज से पूरब पश्चिम पहचानो। इस प्रक्रिया में एमिल अवलोकन, मापन और सोचने की बुनियादी बातें खेल खेल में सीख जाता है। इसी तरह खगोल शास्त्र सिखाने के लिए वे उसे रात के तारे दिखाते हैं। वे पूछते हैं, कल ये तारा कहाँ था? क्या आज यह अपनी जगह से हटा है? इस तरह एमिल में खोज और तर्क की आदत पनपती है। और अब आता है वह क्षण जिसका सबको इंतजार था। रूसो, जो अब तक किताबों के कट्टर विरोधी रहे, अब एमिल को उसकी पहली किताब देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन वो कोई भारी भरकम दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। वह किताब है
डैनियल डेफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो। क्यों? क्योंकि रूसो के अनुसार क्रूसो उस प्राकृतिक मानव का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज से कटकर भी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और आत्मनिर्भरता से जीवन जीता है। एक सुनसान द्वीप पर वह अपनी जरूरत की हर चीज खुद बनाता है, बिना किसी दिखावे, फैशन या सामाजिक पद की चिंता के। एमिल जब क्रूसो को पढ़ेगा तो वह सीखेगा कैसे साधारण चीजें असली अमूल्य होती हैं, जैसे हथौड़ा, कील या बर्तन। कैसे सोने का सिक्का वहां बेकार है और हुनर अनमोल है। कैसे इंसान बहुत सीमित चीजों से भी खुश रह सकता है। कैसे परिश्रम, धैर्य और सरलता जीवन की सच्ची पूंजी है। एमिल रॉबिन्सन क्रूसो में खुद को देखेगा। वह भी एक शिक्षा के द्वीप पर अकेला है, जहां उसे खुद से सीखना है, सवाल करने हैं और समाधान खोजने हैं। इस तरह यह एक किताब उसे न केवल ज्ञान देती है, बल्कि सादा जीवन, सीधा दृष्टिकोण और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाती है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किशोरावस्था की शुरुआत में शिक्षा का फोकस जिज्ञासा और उपयोगिता पर होना चाहिए। बच्चों को वही ज्ञान दो जो उनके जीवन से जुड़ा हो। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को कुचलो मत, उसे पनपने दो। उन्हें तैयार उत्तर मत दो, उन्हें जवाब खोजने दो। अंत में रूसो हमें यह याद दिलाते हैं, एक बच्चे को जीने के लिए ज्ञान चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान और आत्मनिर्भरता काफी है? नहीं। समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति को एक हुनर, एक पेशा, एक आजीविका का साधन चाहिए। तो अब अगला सवाल यह है, एमिल को कौन सा हुनर सिखाया जाएगा? क्या वह डॉक्टर, वकील या कोई विद्वान बनेगा? या रूसो इस मोड़ पर भी कुछ नया सोचते हैं? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां रूसो यह साबित करेंगे कि क्यों हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, कम से कम एक हाथ का हुनर जरूर आना चाहिए। अध्याय 6, हाथ का कौशल और जीवन का वास्तविक ज्ञान। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एमिल ने रॉबिन्सन क्रूसो की प्रेरणा से आत्मनिर्भरता सीखी और अपनी जिज्ञासा के बल पर विज्ञान की दुनिया में पहला कदम रखा। अब वह लगभग 15 वर्ष का हो चला है और उसकी शिक्षा का तीसरा चरण अपने समापन की ओर है। इस चरण के अंत में रूसो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर बल देते हैं, हाथ का हुनर या व्यावसायिक कौशल सीखना। रूसो का मानना था कि हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या आम नागरिक, कम से कम एक ऐसा कौशल अवश्य सीखना चाहिए जिससे वह अपने श्रम से स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सके। उस युग में जब शारीरिक श्रम को निम्न समझा जाता था और समाज में वर्ग भेद स्पष्ट था, यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी था। वेड आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। रूसो के अनुसार जीवन की अनिश्चितताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यवहारिक कौशल हो जो किसी भी परिस्थिति में उसका सहारा बन सके। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट के समय संपत्ति नष्ट हो सकती है, परंतु किसी कौशल की विशेषज्ञता एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही असली संपदा है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और किसी पर निर्भर रहने से बचाती है। 2, सामाजिक समानता और सम्मान की भावना। रूसो समाज में व्याप्त वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। उनका उद्देश्य था कि एमिल सभी प्रकार के कार्यों और श्रमिकों का समान रूप से सम्मान करना सीखे। जब एमिल स्वयं एक कारीगर की तरह परिश्रम करेगा, उसके हाथ गंदे होंगे, उसे पसीना आएगा, तभी वह समझ पाएगा कि शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की मेहनत का वास्तविक मूल्य क्या है। यह अनुभव उसे अहंकार, पूर्वग्रह और भौतिक दृष्टिकोण से मुक्त कर एक विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाएगा। 3, बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक। रूसो यह भी मानते हैं कि हाथ और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध होता है। किसी वस्तु का निर्माण करते समय केवल हाथ ही नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और समस्याओं को सुलझाने की मानसिक क्षमता भी विकसित होती है। एक कुशल कारीगर को ध्यान केंद्रित, धैर्यवान और रचनात्मक होना पड़ता है, जो व्यक्ति के समग्र मानसिक विकास के लिए आवश्यक गुण हैं। रूसो यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल बौद्धिक कार्य करने वाले लोग अक्सर वास्तविक जीवन की चुनौतियों से दूर और अव्यावहारिक हो जाते हैं, जबकि शारीरिक श्रम से जुड़े व्यक्ति अधिक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। एमिल को कौन सा हुनर सिखाया जाए? रूसो कहते हैं कि सीखा जाने वाला कौशल उपयोगी, स्वच्छ और यथासंभव बिना भारी मशीनों के संभव होना चाहिए। इस विचार के आधार पर वे एमिल के लिए काश्तकारी,
बढ़ईगिरी को चुनते हैं। यह कार्य रचनात्मक होता है, सटीकता की मांग करता है और रोजमर्रा की जिंदगी में अत्यंत उपयोगी है। लकड़ी जैसी प्राकृतिक वस्तु से मेज, कुर्सी, दरवाजे आदि बनाना न केवल व्यावहारिक है, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ता है। मैं एक प्रशिक्षु के रूप में सीखेगा, वह न केवल औजारों का उपयोग और निर्माण प्रक्रिया को सीखेगा, बल्कि एक कारीगर की जीवन शैली, ग्राहक व्यवहार, मोल भाव और व्यावसायिक नैतिकता को भी नजदीक से देखेगा। यह उसके लिए सामाजिक विज्ञान की जीवंत कक्षा होगी। वह सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को प्रत्यक्ष रूप में समझेगा। एमिल यह देखेगा कि समाज की विभिन्न परतें किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान अन्न उपजाता है, काश्तकार उसके लिए हल बनाता है, लोहार उस हल के लिए लोहे का उपकरण बनाता है। ये सभी मिलकर समाज की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। दृष्टिकोण में परिवर्तन और व्यवहारिक ज्ञान, इस अनुभव के माध्यम से एमिल में एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। वह जब कोई सुंदर कुर्सी देखेगा तो सिर्फ उसकी आकृति की सराहना नहीं करेगा, बल्कि यह भी सोचेगा कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कौन कौन से औजार उपयोग में आए होंगे और सामग्री कहां से लाई गई होगी। वह केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक सजग, संवेदनशील और सतर्क नागरिक बनेगा, जो संसाधनों की कद्र करना और बर्बादी से बचना सीखेगा। आधुनिक संदर्भ में रूसो की प्रासंगिकता, रूसो की यह सोच आज के युग में और भी अधिक सार्थक हो गई है। आज की शिक्षा प्रणाली हमें विशिष्टता तो प्रदान करती है, लेकिन जीवन के मूलभूत कौशलों से दूर कर देती है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां तो अर्जित कर लेते हैं, परंतु एक बल्ब बदलना या एक टूटी कुर्सी ठीक करना भी हमें मुश्किल लगता है। रूसो हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें आत्मनिर्भर, व्यावहारिक और जीवन से जुड़ा हुआ बनाए। एक हाथ का हुनर न केवल हमें जमीन से जोड़ता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को संतुलित और संपूर्ण बनाता है। अब एमिल 15 साल का हो चुका है। उसका शरीर स्वस्थ है, मन तर्कशील है, इंद्रियां प्रशिक्षित हैं और उसके पास किसी एक हुनर का अभ्यास है। वह अब शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है। रूसो कहते हैं, हमने अब तक एक व्यक्ति को गढ़ा है, अब हमें एक सामाजिक प्राणी बनाना है, क्योंकि इंसान सिर्फ खुद में नहीं जीता, उसे समाज में रहना होता है, रिश्ते बनाने होते हैं, दूसरों के सुख दुख को समझना होता है। और यही वह मोड़ है जहां से एमिल की भावनात्मक और नैतिक शिक्षा की शुरुआत होती है। यही वह उम्र है, 15 वर्ष, जब यौवन का द्वार खुलता है और भावनाओं का तूफान भीतर दस्तक देने लगता है। यह काल अत्यंत संवेदनशील होता है, इंसान के जीवन की सबसे नाजुक और निर्णायक अवस्था। अब वह केवल सोचने वाला नहीं, महसूस करने वाला बनता है। और अब समय है कि वह प्यार, दोस्ती, करुणा और सामाजिक रिश्तों को महसूस करना सीखे। लेकिन सवाल उठता है, अब तक समाज से दूर रखा गया एमिल क्या एकदम से भीड़ में भेजा जा सकता है? उसे नैतिकता का पहला पाठ कैसे पढ़ाया जाए ताकि वह एक करुणामय और विवेकशील इंसान बने? इसका उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा। भावनाओं का जन्म और करुणा का पहला पाठ, चैप्टर 7। भावनाओं का जन्म और करुणा का पहला पाठ। अब तक की शिक्षा ने एमिल को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और तार्किक व्यक्ति बनाया है, परंतु अब उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, यौवन का तूफान। यह वह अवस्था है जिसे रूसो दूसरा जन्म कहते हैं। पहले जन्म में बच्चा एक व्यक्ति के रूप में जन्मता है और इस दूसरे जन्म में वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन में उतरता है। अब उसकी भावनाएं जाग रही हैं, विशेषकर दूसरों के प्रति। अब वह केवल मैं नहीं सोचता, वह हम भी सोचने लगा है। इसी से नैतिकता का जन्म होता है। लेकिन रूसो यहां भी रूढ़ियों को तोड़ते हैं। वो एमिल को नैतिकता के उपदेश नहीं देते, न कोई नियम रटाते हैं, न आदर्शों की नसीहत देते हैं। वो चाहते हैं कि नैतिकता एमिल के भीतर से फूटे, उसकी आत्मा से, उसके अनुभव से। इसीलिए रूसो एमिल को अब इंसान की दुखद, जटिल और संवेदनशील दुनिया से परिचित कराते हैं। वो उसे अमीरों की पार्टियों में नहीं ले जाते, वो उसे ले जाते हैं गांव के बीमार लोगों के पास, संघर्ष कर रहे किसानों के बीच, अस्पतालों में और उस दुनिया में जहां इंसान अपनी सीमाओं और कमजोरियों से जूझ रहा है। लक्ष्य यह नहीं कि एमिल दुखी हो, बल्कि यह कि वह दूसरों का दुख महसूस करना सीखे। जब वह किसी बीमार को कराहते हुए देखता है, वह सोचता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो। बस यही सवाल उसके अंदर सहानुभूति को जन्म देता है।
जब वह देखता है कि कुछ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उसे अपने जीवन की सुविधाओं का एहसास होता है और यहीं से उसके भीतर कृतज्ञता और करुणा का जन्म होता है। लेकिन रूसो यहीं नहीं रुकते। वो केवल दुख नहीं दिखाते, वो संघर्ष और साहस भी दिखाते हैं। वे उसे उस किसान से मिलवाते हैं जिसकी फसल बर्बाद हो गई, फिर भी वह हार नहीं मानता। वे उसे उस कारीगर से मिलवाते हैं जो घायल होकर भी काम करता है, कि मन में सिर्फ दया नहीं, सम्मान भी पैदा होता है। इंसान की जिजीविशा, धैर्य और दृढ़ता के प्रति रूसो एमिल को इतिहास भी पढ़ाते हैं, लेकिन राजा महाराजाओं और युद्धों का नहीं। वो उसे महान आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए जीवन होम कर दिया। ये कहानियां एमिल को प्रेरणा देती हैं। वो उनमें अपने लिए आदर्श खोजता है और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अब न्याय, करुणा और त्याग जैसे मूल्य उसे किताबों के शब्द नहीं लगते, बल्कि वे जीते जागते चरित्र बन जाते हैं। और फिर आती है वह भावना जो किशोर मन को सबसे ज्यादा आंदोलित करती है, प्रेम। अब एमिल विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन रूसो इस भावना को दबाते नहीं हैं। वे इसे प्राकृतिक और सुंदर मानते हैं, पर वे चाहते हैं कि यह आकर्षण सिर्फ शारीरिक न रहे, बल्कि उसमें गहराई हो, मूल्य हो, गरिमा हो। इसीलिए वो एमिल को किसी लड़की से नहीं मिलवाते, बल्कि उसके मन में एक आदर्श प्रेमिका की कल्पना रचते हैं। एक ऐसी जो सुंदर हो, लेकिन मन से, जो समझदार हो, गुणी हो और जिसके साथ आत्मा का रिश्ता जुड़ सके। उस कल्पनात्मक प्रेमिका का नाम है सोफी। अब एमिल हर लड़की में सोफी को खोजता है। वह जानता है कि सच्चा प्रेम सतही नहीं होता। यह खोज उसे आवेश में बहने से बचाती है। उसका प्रेम अब सिर्फ आकर्षण नहीं, एक पवित्र भावना बन जाता है। वह खुद को सोफी के योग्य बनाने के लिए और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करता है। तो अब तक आपने देखा कि एमिल की नैतिक शिक्षा कोई रटने वाला पाठ नहीं, बल्कि एक संवेदनशील अनुभव है। उसे नियमों का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि उसकी भावनाओं को सही दिशा दी जा रही है। दूसरों के दुख से उसका परिचय कराया जा रहा है, ताकि उसके भीतर करुणा का बीज पनपे। महान व्यक्तित्वों की कहानियां उसे प्रेरित कर रही हैं और प्रेम के आदर्श रूप की छवि उसके मन में अंकित की जा रही है, ताकि वह वासना के जाल में न उलझे। रूसो का उद्देश्य यह है कि एमिल अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखे। वह कोई कार्य केवल इसलिए न करे क्योंकि उसे किसी ने आदेश दिया है, बल्कि इसलिए करे क्योंकि वह उसे अपने विवेक से सही मानता है। उसे एक ऐसा इंसान बनाना है जो अंदर से नैतिक हो, जो सोच सके, समझ सके और अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद ले सके। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या केवल भावनात्मक अनुभवों और कहानियों से समाज की गहराई को समझा जा सकता है? क्योंकि समाज सिर्फ दुख सुख का संग्रह नहीं है। उसमें राजनीति है, धर्म है, जटिल नियम और परंपराएं हैं। अब सवाल यह उठता है कि एमिल को इन सब का सामना कैसे करना सिखाया जाएगा? उसे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या और कैसे बताया जाएगा? इन सभी सवालों का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां रूसो एमिल को समाज, राजनीति और आस्था के रहस्यों से अवगत कराते हैं। अध्याय 8, समाज, राजनीति और आस्था का पाठ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एमिल के भीतर करुणा और सहानुभूति की भावना विकसित की गई। अब वह किशोरावस्था के उस पड़ाव पर है जहां वह जटिल विचारों और अवधारणाओं को समझने के लिए तैयार है। अब तक उसका परिचय केवल व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों के स्तर पर दुख सुख से कराया गया था। अब समय है कि वह समाज की बड़ी संरचनाओं, जैसे सरकार, धर्म और कानून, को समझे। रूसो का मानना है कि समाज को समझाने का सबसे असरदार माध्यम है इतिहास। लेकिन वह पारंपरिक राजा और युद्ध वाले इतिहास में विश्वास नहीं रखते। उनका ध्यान होता है मानव जाति के इतिहास पर। इसलिए वह एमिल को हेरोडोट्स और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों की कृतियां पढ़ने को देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं देते, बल्कि मानवीय स्वभाव, नैतिकता और राजनीति की गहराइयों को उजागर करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से एमिल समझेगा कि सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे गिरती हैं और सत्ता कैसे लोगों को भ्रष्ट करती है। वह देखेगा कि समाज में अलग अलग नियम और परंपराएं होती हैं और कोई भी व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती। इस शिक्षा का मकसद उसे किसी एक विचारधारा का समर्थक बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक सोचने वाला नागरिक बनाना है, जो सवाल पूछे,
निर्णय ले और न्याय का पक्ष ले। रूसो उसे अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मूल सिद्धांत भी सिखाते हैं कि सरकार जनता की सहमति से बने और उसका मुख्य उद्देश्य हो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, न कि उन पर शासन करना। यह सब एमिल को भविष्य में एक सजग, जिम्मेदार और स्वतंत्र सोच वाला नागरिक बनाएगा, जो सत्ता से डरकर नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक से समाज के नियमों का पालन करेगा। वह सच्चे देश प्रेम की परिभाषा सीखेगा, जो अंधभक्ति नहीं, बल्कि देशवासियों की भलाई के लिए कार्य करना है। इस तरह एमिल भीड़ में खोने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, वह एक आजाद सोच वाला इंसान बनेगा। अब आता है सबसे संवेदनशील विषय, धर्म। रूसो के समय में धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव था और चर्च अत्यधिक शक्तिशाली था। बच्चों को बचपन से ही धार्मिक कर्मकांड और कट्टरता सिखाई जाती थी। लेकिन रूसो इस पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना था कि एक बच्चे का मस्तिष्क ईश्वर जैसे गूढ़ विषय को समझने के लिए तैयार नहीं होता। यदि आप उसे ईश्वर के बारे में बताते हैं, तो वह ईश्वर की कल्पना एक बूढ़े राजा या किसी शक्ति संपन्न व्यक्ति की तरह करेगा, जो कि ईश्वर की महानता का अपमान है। इसलिए रूसो ने निर्णय लिया कि एमिल को 18 वर्ष की उम्र तक धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। और जब एमिल का तर्क और सोच परिपक्व हो जाती है, तभी रूसो उसे अपने धार्मिक विचारों से परिचित कराते हैं, जिसे वह प्राकृतिक धर्म कहते हैं। यह धर्म किसी विशेष संप्रदाय जैसे ईसाई, इस्लाम या यहूदी धर्म से भिन्न है। रूसो एमिल को किसी मंदिर या गिरजाघर नहीं ले जाते, बल्कि उसे पर्वतों पर ले जाकर प्रकृति का सौंदर्य दिखाते हैं। उगता सूरज, विशाल आकाश, शांत झीलें। वह पूछते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस सुव्यवस्थित ब्रह्मांड के पीछे कोई अदृश्य और बुद्धिमान शक्ति होनी चाहिए? रूसो का तर्क स्पष्ट है। हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, लेकिन उसकी रचना यानी प्रकृति को देखकर उसके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई सुंदर घड़ी देखकर हम यह मानते हैं कि उसका कोई घड़ीसाज होगा, वैसे ही इस जटिल और सुंदर ब्रह्मांड को देखकर हम एक सर्जक की उपस्थिति को नकार नहीं सकते। रूसो के धार्मिक विचारों के दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति। दो, मनुष्य की अंतरात्मा। रूसो कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, अंतरात्मा, जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यही ईश्वर का दिया हुआ नैतिक मार्गदर्शक है। यदि हम इस अंतरात्मा की आवाज सुने, तो हमें किसी बाहरी धार्मिक ग्रंथ या संस्था की आवश्यकता नहीं है। रूसो संगठित धर्मों की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे अक्सर अंधविश्वास, असहिष्णुता और संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मार्ग ही एकमात्र सत्य है। सच्चा धर्म है एक नेक और सच्चे इंसान की तरह जीवन जीना, अपने विवेक की सुनना और प्रकृति के रचयिता के प्रति कृतज्ञता रखना। रूसो एमिल को किसी विशेष प्रार्थना या अनुष्ठान नहीं सिखाते। वह कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना है अच्छे कर्म करना और सच्ची पूजा है प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना। यह एक व्यक्तिगत, दार्शनिक और कट्टरता से मुक्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इस अध्याय के अंत तक एमिल एक संपूर्ण व्यक्ति बन चुका है। शारीरिक रूप से मजबूत, बौद्धिक रूप से जागरूक, नैतिक रूप से संवेदनशील और आध्यात्मिक रूप से संतुलित। उसने जीवन के हर पहलू में खुद को तैयार कर लिया है, एक व्यक्ति, एक कारीगर, एक नागरिक के रूप में। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, प्यार। अब समय आ गया है जब एमिल अपनी आदर्श साथी सोफी की तलाश करेगा। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि रूसो महिलाओं की शिक्षा को किस तरह परिभाषित करते हैं और क्यों उनके विचार आज के संदर्भ में विवादास्पद माने जाते हैं। चैप्टर 9, एक साथी की तलाश। सोफी की शिक्षा। रूसो कहते हैं, अब तक हमने एमिल को एक संपूर्ण पुरुष बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या एक व्यक्ति अकेला ही पूर्ण हो सकता है? नहीं, पूर्णता का दूसरा हिस्सा है उसका साथी। एमिल अब एक ऐसा युवक बन चुका है जो सोच सकता है, समझ सकता है, समाज में रह सकता है और नैतिक रूप से सही निर्णय ले सकता है। अब समय है कि वह अपने जीवन साथी से मिले, एक ऐसी युवती जो न केवल उसकी भावनाओं को समझे, बल्कि उसका साथ दे, उसकी दुनिया को संतुलित करे। रूसो इस युवती का नाम रखते हैं सोफी।
लेकिन यहीं रूसो के विचार कुछ लोगों को असहज करते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने एमिल को स्वतंत्रता, तर्क, आत्मनिर्भरता और आलोचनात्मक सोच सिखाई, वहीं सोफी की शिक्षा परंपरागत और सीमित है। रूसो मानते हैं कि पुरुष और स्त्री का स्वभाव अलग है, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। सोफी की शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे पुरुष की पत्नी बनाना। सोफी को रूसो आज्ञाकारी, सौम्य, धार्मिक और पारिवारिक बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि औरत की शक्ति उसकी कोमलता और सहनशीलता में होती है। वह पुरुष की बराबरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे संतुलन देने के लिए बनी है। सोफी को यह सिखाया जाता है कैसे घर को सुसंस्कृत बनाए रखें, कैसे अपने पति के विचारों से टकराव न करके उसे सहयोग दें, कैसे धार्मिक, सुंदर और मर्यादित जीवन जिएं, और कैसे बच्चों की देखभाल करें। रूसो लिखते हैं, एक स्त्री की सबसे बड़ी प्रशंसा यह है कि वह अपने पति को प्रसन्न रखे, अपने बच्चों को स्नेह दे और समाज में मर्यादा बनाए रखे। आधुनिक दृष्टिकोण से यह विवादास्पद क्यों है? आज जब हम समानता की बात करते हैं, तो यह विचार हमें सीमित और स्त्री विरोधी लग सकता है। यह सवाल उठता है, क्या औरत सिर्फ किसी की पत्नी और मां बनने के लिए बनी है? क्या वह सोच नहीं सकती, निर्णय नहीं ले सकती या अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती? रूसो का नजरिया उनके समय के अनुसार था, जब समाज में औरतों की भूमिका घरेलू दायरे तक ही सीमित थी। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को सोचने, निर्णय लेने और समाज में बराबरी से योगदान देने का समान अधिकार होना चाहिए। फिर भी रूसो की सोच में एक भावनात्मक सच्चाई छुपी है कि एक पुरुष को पूर्ण बनने के लिए एक ऐसी साथी की जरूरत होती है जो उसे समझे, भावनात्मक सहारा दे और उसकी संवेदनाओं का ख्याल रखे। और उसी तरह एक स्त्री भी पूर्ण तभी होती है जब उसकी शिक्षा, उसके अधिकार और उसका अस्तित्व भी सम्मानित हो। सोफी और एमिल की मुलाकात अंततः एमिल और सोफी की मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन यह कोई फिल्मी प्रेम कथा नहीं है। यह विचार और मूल्य आधारित मिलन है। सोफी को भी तैयार किया गया है, परंपरागत रूप से, लेकिन वह भी सोच सकती है, महसूस कर सकती है और समझ सकती है। एमिल उसे एक आदर्श के रूप में देखता है, न केवल प्रेमिका के रूप में, बल्कि एक जीवन संगिनी के रूप में। रूसो का सपना है एक ऐसा परिवार जिसमें दोनों साथी एक दूसरे के पूरक हों, न कि प्रतियोगी, जहां पति का विवेक और पत्नी की संवेदनशीलता मिलकर बच्चों को एक सुंदर परवरिश दें। अध्याय का सार: पुरुष स्वतंत्रता और तर्क से आगे बढ़ता है, लेकिन स्त्री प्रेम और समझदारी से घर को आकार देती है। दोनों मिलकर ही एक सच्चे समाज की नींव रखते हैं। चैप्टर 10 एपिलॉग: जीवन का उद्देश्य और स्वतंत्रता का अर्थ। जब एमिल और सोफी एक दूसरे को समझ जाते हैं, विवाह बंधन में बंध जाते हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, तो रूसो हमें शिक्षा के इस पूरे सफर की एक गहराई भरी समीक्षा कराते हैं। उन्होंने जो सपना देखा था, एक ऐसा इंसान तैयार करना जो स्वतंत्र, नैतिक, विचारशील और जिम्मेदार हो, अब वह एमिल के रूप में हमारे सामने है। लेकिन वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ सफलता या ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि एक सच्चा, स्वतंत्र और संतुलित जीवन जीना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? रूसो की नजर में स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ भी कर सके, बल्कि यह कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज से चल सके, भीड़ के अनुसार नहीं, अपने विवेक से। जब बच्चा इस लायक बन जाए कि वह खुद सोच सके, सही गलत में फर्क कर सके और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले सके, तभी वह सच में आजाद होता है। एक आदर्श नागरिक की परिकल्पना एमिल को सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, एक अच्छा नागरिक भी बनाना रूसो का उद्देश्य था। रूसो मानते हैं कि समाज को बदलना है तो स्कूल नहीं, घर से शुरुआत होनी चाहिए। माता पिता अगर अपने बच्चों को सोचने, महसूस करने, गलतियों से सीखने और खुद निर्णय लेने की आजादी देंगे, तो वही बच्चे बड़े होकर समाज को इंसानियत और विवेक से भरेंगे। परिवार, शिक्षा की असली पाठशाला। रूसो हमें यह भी बताते हैं कि शिक्षा कोई अलग से दी जाने वाली चीज नहीं है। हर दिन, हर रिश्ता, हर अनुभव, सब कुछ शिक्षा है। माँ की ममता, पिता की नम्रता, खेलों की ऊर्जा, दुख की सीख, खुशी की कृतज्ञता, सब कुछ मिलकर एक इंसान को गढ़ते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? रूसो का अंतिम संदेश यह है, जीवन का उद्देश्य किसी से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं की श्रेष्ठता को जानना है।
यानी हर इंसान के भीतर एक अनोखी रोशनी है। बस शिक्षा का कार्य है उस रोशनी को जगाना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक भावनात्मक प्रतिबिंब। यदि हम इस पूरी किताब को भारतीय नजरिए से देखें, तो रूसो का एमिल हर वह बच्चा है जो खुद की राह खुद बनाना चाहता है, जो रटने के बजाय समझना चाहता है, डरने के बजाय सवाल पूछना चाहता है और एक आजाद जिंदगी जीना चाहता है। रूसो हमें एक बहुत सच्चा आईना दिखाते हैं कि बच्चा अगर गलतियां करता है तो यह उसका विकास है, न कि विफलता। कि अनुशासन का मतलब डर नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से सीखना है। कि शिक्षक और माता पिता को गाइड बनना है, मालिक नहीं। इस पुस्तक से हमने क्या सीखा? बच्चों को आजादी दीजिए, परंतु मार्गदर्शन के साथ। शिक्षा का असली रूप है जीवन की समझ। एक बच्चा तभी सीखता है जब वह खुद अनुभव करता है। डराकर नहीं, विश्वास और सम्मान देकर सीखने का माहौल बनाएं। अंतिम पंक्तियां। बच्चों की परवरिश ऐसा बीज बोना है जो धीरे धीरे अपने समय से फूल बनता है। जब आप उस फूल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे, वह मुरझा जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सूरज, पानी और प्यार देते रहेंगे, तो वो अपना समय आने पर पूरे ब्रह्मांड को महका देगा।